हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। करंटली ये स्टॉक अपने रीसेंट हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेट पे वोडाफोन आइडिया के बारे में एक बज़ बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं कि वोडाफोन आइडिया में क्या आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस से है। अगर सिर्फ इस वीडियो को देख के आप बाई या सेल का कोई डिसीजन बनाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। देखो, अगर मैं सिर्फ पिछले कुछ पास्ट इवेंट्स को लेके अगर इस कंपनी पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, जिसकी वजह से इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम देखेंगे जो कंपनी 2015 में मार्केट लीडर हुआ करती थी, 2024 में ऐसा क्या हुआ, बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी हुई है। और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे क्या आपको वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। इस एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं साल 2015 से। तो देखो, अगर आप 2015 में बात करोगे तो बड़े लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे दो मेजर चेंजेस हमें 2015 में देखने को मिल रहे थे। पहला था, लोगों ने जो डेटा का कंजम्पशन है उसे इंक्रीज कर दिया था, और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अगर आप 2015 में वोडाफोन के मार्केट शेयर की बात करोगे तो वो 23 से 24% पे था, और आइडिया का जो मार्केट शेयर है वो था 18 से 19% पे। अगर इन दोनों का आप कंबाइंड मार्केट शेयर की बात करोगे तो वो था 42 से 43% पे, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। आइडिया का भी नंबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे, आगे चल के ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी तो आपको वो जो चीज़ें रिलेट करोगे वो काफ़ी बेटर आपको समझ में आएगा। अगर आप साल 2024 में इनके मार्केट शेयर की बात करोगे तो वो है अप्रोक्सीमेटली 20%, जो कि इनके टॉप से 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको वो सारे रीजन समझ में आएंगे। 2015 तक चीज़ें ठीक जा रही थी वोडाफोन के लिए। फिर आता है साल 2016 और यहाँ पे एंट्री होती है जियो की। जियो ने मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट किया प्राइसिंग पे। मतलब जियो ने कॉलिंग सर्विसेज पूरी तरह से फ्री में देना शुरू किया। साथ ही साथ जो डेटा पैक्स भी इनके थे वो काफ़ी कम प्राइसेस में उन्होंने ऑफर करने शुरू करे। देखो, अगर आप इस पूरे केस स्टडी को ठीक से समझना चाहते हो तो आप इस बात को समझो, ये जो पूरा टेलीकॉम का इंडस्ट्री है ना, ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है। आप सोच के देखो, एक बंदा जो इंडिया के किसी रूरल एरिया में रह रहा है, उसके तक नेटवर्क को पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनीज काफ़ी खर्चा करती हैं, बड़े बड़े टावर्स लगाती हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शन में बिडिंग करती हैं, उनके बहुत हैवी चार्जेस पे करती हैं, जिसकी वजह से वायरलेसली आपके मोबाइल में एक नेटवर्क आ पा रहा है और आप एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। जैसे ही जियो आया और उन्होंने सर्विसेज जब फ्री देनी शुरू करी तो एयरटेल और वोडाफोन और ऐसे ही जितने भी और प्लेयर्स थे, लोग वहाँ से कटने लगे और वो लोग जियो की सिम लेने लगे, जिसकी वजह से चाहे कोई भी कंपनी थी, जियो को छोड़ के उनके जो रेवेन्यू थे वो सीधे नीचे आते हुए हमें देखने को मिले। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो एक बहुत ही की मैट्रिक है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। बेसिकली एक बंदा आपको कितने रुपए का पेमेंट करता है। अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे आप इस नंबर को देख सकते हो। 2015 में वोडाफोन का जो एक बंदे से रेवेन्यू था वो था 150 रुपए का। जियो के आने के बाद क्योंकि प्राइसिंग के प्रेशर्स काफ़ी बढ़ गए तो 2016 में ये नंबर 147 का रह गया। 2017 में इसमें बहुत ही स्टीप डिक्लाइन आया और ये नंबर पहुंच गया 110 रुपये पे। रीज़न बहुत ही सिंपल था, जियो फ्री में सर्विसेज दे रहा था, तो लोग फिर क्यों पे करेंगे वोडाफोन या फिर किसी भी और टेलीकॉम कंपनी को। फिर साल आया 2018, यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फिर से नीचे गया और 2019 में ये नंबर फिर से नीचे हमें जाते हुए देखने को मिला। अभी मैंने एक और चीज़ बोली, स्पेक्ट्रम में ऑक्शन में ये लोग जो पेमेंट करते हैं, तो आपको एक आइडिया देने के लिए कि स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में लगभग कितने का पेमेंट होता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। 2014 से 16 में आइडिया ने स्पेक्ट्रम में 41,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आप आइडिया लगा सकते हो कि ये बिडिंग्स कितनी महंगी होती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि ये स्पेक्ट्रम क्या है। तो देखो दोस्त, लेमन लैंग्वेज में आप यूं समझ सकते हो कि स्पेक्ट्रम वो मीडियम है जिसकी वजह से मैं इस मोबाइल फ़ोन में वायरलेसली नेटवर्क रिसीव कर पा रहा हूँ, किसी को कॉल कर पा रहा हूँ बिना किसी वायर को ऐड किए। अगर आप पहले की बात करोगे ना तो आप देखते थे टेलीफोन जितने भी होते थे उनमें एक वायर होता था, जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कर पाते थे। 2016 में जियो के आने के बाद से टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो कंपटीशन था वो एक अलग ही लेवल पे चल रहा था, और इस कंपटीशन को फेस करने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने डिसाइड किया हम दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं ताकि इस कंपटीशन को और बेटर तरीके से फेस कर पाएं। ये जो मर्जर था इसकी अनाउंसमेंट डेट थी मार्च 2017, और ये जो मर्जर है इसको कंप्लीट होने में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय लग गया, और ये मर्जर कंप्लीट हुआ अगस्त 2018 को।
ये जो इसमें आप इतना बड़ा डिले देख रहे हो, लगभग 1.5 साल का आप टाइम देख रहे हो, इसकी वजह से भी वोडाफोन आइडिया को काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़े। जब ये मर्जर हो रहा था तो उस समय पे मैनेजमेंट के ना जो की एक्सपेक्टेशंस थे कि जो हमें फ़ायदा होगा इस मर्जर के बाद, पहले तो मैं उसकी लिस्ट बताता हूँ, फिर से जो रियलिटी हुई हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला इस मेजर एक्सपेक्टेशन था वो तो ये था कि इनको एक सिनर्जी मिल जाएगी। जब दो कंपनीज एक साथ आते हैं तो सिर्फ कंपनी साथ में नहीं आए, एक सिनर्जी मिल गई, चीज़ों में आप और इम्प्रूवमेंट कर दोगे, बहुत सारे कॉस्ट में आप सेविंग करने लगोगे। इसमें भी अगर आप बात करोगे तो इनके पास एक एस्टिमेट था कि तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए एनुअली ये लोग सेव करेंगे इंफ्रा पे इस मर्जर के बाद। दूसरा जो मेन था वो ये था कि ये लोग मार्केट लीडर बन जाएंगे जैसे ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज करेंगी, क्योंकि जो कस्टमर का बेस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इनका। और तीसरा जो इसमें की एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि यार जो हमारे सप्लायर्स हैं उनसे हम और बेटर तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल नोकिया एंड इरिक्सन। लेकिन इस मर्जर की जो रियलिटी थी वो इसके एक्सपेक्टेशन से काफी अलग रही। इन्होंने मर्जर में इतना ज्यादा समय लगा दिया कि जियो तब तक काफी कस्टमर्स इनके लेके जा चुका था। अब 2017-18 में इतनी सारी चीजें ऑलरेडी वोडाफोन के साथ चल रही थी और इसके बीच में ही एक और बहुत बड़ा सेटबैक इनके ऊपर लगा और वो था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। देखो मैं जरा आपको ना एक सेकंड में ये समझाता हूँ ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है और सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग थी जिसकी वजह से वोडाफोन लगभग बैंकरप्सी पे आके खड़ा हो गया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हम कह किसे रहे हैं। सो बेसिकली टेलीकॉम कंपनीज जो रेवेन्यू कर रही हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा जब ये लोग गवर्नमेंट की मेजर फी को पे करेंगे। देखो अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाओगे ना तो जो भी कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट को 2 मेजर फी पे करती हैं। एक तो है इनका लाइसेंस फी जो इनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 8% होगा और दूसरा जो इनका मेजर चार्ज है वो है स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस जो कि 3 से 5% के बीच में होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि फिर प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है। तो प्रॉब्लम इस तरीके से आ रही है कि गवर्नमेंट बोल रही थी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की कैलकुलेशन आप लोग गलत कर रहे हो, वो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो उस तरीके से आप हमें पेमेंट कम कर रहे हो। तो जो गवर्नमेंट का कहना था वो ये था कि जो आप रेवेन्यू दिखा रहे हो वो सिर्फ कॉल, एसएमएस और डेटा चार्जेस वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको अगर किसी भी तरह का रेंट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कोई ब्याज का पैसा आ रहा है या फिर किसी एसेट के बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो इन सारे इनकम को भी अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में डालो और उस पे आपको ये चार्जेस को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनका ऐसा कहना था कि नहीं ये गलत है, आप हमसे नॉन कोर जो इनकम है उस पे आप पैसे नहीं ले सकते हो, आप ये जो एसएमएस कॉल डेटा है इस पे ही सिर्फ आप हमसे पैसे चार्ज करो। फिर जाके यही वाला जो पूरा केस है ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में जो अपना वर्डिक्ट दिया वो क्लियर कट था गवर्नमेंट के फेवर में। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या था ना, रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लोगों को जो भी इंडस्ट्रीज जो भी कंपनीज थी उनको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से पेमेंट करना था। बेसिकली सन 2000 से रिवर्स में जाके हम कैलकुलेशन करेंगे, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आपका निकालेंगे और इसका आपको 8% पहला वाला फी और दूसरा 3 से 5% जो भी फी आपके लिए है वो आपको पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पूरी जो इंडस्ट्री है उस पे 1.3 लाख करोड़ का बिल फटा, जिसमें से वोडाफोन को अकेले आया 58,000 करोड़ का नोटिस, एयरटेल को आया 43,000 करोड़ का नोटिस और रिलायंस जियो को आया सिर्फ 200 करोड़ का नोटिस। मेरे हिसाब से रिलायंस जियो इस समय पे बहुत ही स्वीट स्पॉट पे खड़ा था, अभी नया नया आया था और सिर्फ 200 करोड़ में इनका काम हो गया। देखो भारतीय एयरटेल ने इस पूरे प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया वो अपने आप में एक अलग केस स्टडी है। हम अभी फिलहाल में बात कर रहे हैं वोडाफोन की। तो आपने सारे प्रॉब्लम्स देखे, इतने में गवर्नमेंट ने इनके सामने एक नया बिल रखा और बोला कि भाई आपका बिल है 58,000 करोड़ का, आप इसकी पेमेंट करो। सो आई होप अभी तक की इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि वोडाफोन के साथ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे चीजें खराब होती चली गई। 2015 में लगभग मार्केट लीडर, 2016 में जैसे ही जियो आया इनके एवरेज रेवेन्यू पर यूजर लगातार नीचे चले गए। वोडाफोन और जो आइडिया है स्पेक्ट्रम पे काफ़ी अच्छा खासा उनका खर्चा था, जिसकी वजह से जो इनके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है वो भी काफ़ी ऊपर चली गई। इसके बाद से जो गवर्नमेंट का वो जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की वजह से 58,000 करोड़ का बिल आ गया और प्लस में लगातार जो कस्टमर्स का जो सब्सक्राइबर्स का बेस था ना वो लगातार नीचे की ओर जा रहा था और कंपनी के पास क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा थे तो कंपनी लगातार कुछ कर नहीं पाई। मतलब कोशिश इन्होंने सारे किए बट कंपनी उस चीज़ को नहीं रोक पाई उस लॉस को होने से। नाउ द मेन क्वेश्चन इज इट गोइंग टू गो अप और नॉट। सो देखो इसके लिए कुछ प्लस है कुछ माइनस है, मैं सारे नंबर्स को पहले हाईलाइट करूंगा फिर फाइनल में वर्डिक्ट देखेंगे शुड यू बाय इट और नॉट। डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी पता है।
तो देखो दोस्त, सबसे अच्छी बात मेरे हिसाब से जो देखने को मिल रही है वो ये है, इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है उसमें हमें एक लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2020 में 109, 2021 में 121, 2022 में 135, 2023 140 एंड 2024 145। दूसरा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो है गवर्नमेंट भी इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है। देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर ऐसा देता हूँ, मेरी जो एनालिसिस है इसके आगे वाली वो बहुत सारे इफ़ एंड बट से भरी हुई है, लेकिन मैं पर्सनली वोडाफोन पे ऑप्टिमिस्टिक हूँ और उसके जो रीजंस है वो मैं अभी आपके सामने रखना शुरू कर रहा हूँ। देखो, अगर आप फिलहाल में आज के डेट की बात करोगे तो वोडाफोन का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिलहाल में इनके जो इंटरेस्ट के ड्यूज थे ना, जो कि लगभग 16,000 करोड़ के थे, तो गवर्नमेंट उसमें अग्री हो गई कि इस अमाउंट को अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप इक्विटी शेयर के थ्रू आप इस पेमेंट को कर सकते हो। साथ ही साथ जो वोडाफोन की मैनेजमेंट है ये लोग काफ़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नोकिया और एरिक्सन के साथ इन्होंने जो पार्टनरशिप करा है वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। थोड़ा सा आप टाइम दो, अभी वो भी पॉइंट इसमें आने वाला है। साथ ही साथ आप इस पॉइंट को भी पढ़ सकते हो। देखो समझो दोस्त, अगर वोडाफोन मार्केट से एग्जिट हो जाता है तो मार्केट में एक डुओपोली हो जाएगी, सिर्फ एयरटेल और जियो बचेंगे। और मेरे हिसाब से जो एज अ पब्लिक है उनको इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो लोग हो सकता है मन चाहे उस समय पे प्राइसेस आपसे चार्ज करने लगे। और अगर आप बात करोगे एयरटेल पे तो उसके भी जो टॉप मैनेजमेंट है उनका ऐसा कहना है कि हम उनके जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है ना वो तकरीबन 208-210 रुपये पे है, जिसको वो लोग बोल रहे हैं कि हम 300 रुपये तक लेके जाएंगे। जिसकी वजह से क्लियर कट वो लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं वो अभी आपको काफ़ी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा आने वाले सिर्फ 3-4 सालों में। तो अगर वोडाफोन मार्केट से हटता है फिर तो वो इनएविटेबल हो जाएगा। और मैं एज अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, वोडाफोन को मार्केट से नहीं जाने देना चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए एटलीस्ट। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे ना तो देखो, जो पूरी कहानी आके रुक जा रही थी वो आके रुक जा रही है पैसों पे। अगर आप वोडाफोन को भर भर के पैसे दे दो तो कल से ये कंपनी रिवाइव हो जाएगी। बट इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि इनको पैसे थोड़ी जल्दी मिलने चाहिए। अभी पे इनको जो पैसों की ज़रूरत है, अगर आप यही पैसे आज से 3 साल के बाद दोगे ना तो ये कंपनी श्योर शॉट मरने वाली है। 3 साल भी मैं ज़्यादा शायद बोल रहा हूँ। तो इनको जो पैसे चाहिए वो क्विकली चाहिए और कंपनी अपना पूरा हाथ पैर मार रही है पैसों को रेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसेंट में बात करूं तो जो इक्विटी की इनकी फंड रेजिंग है वो 22,540 करोड़ की हुई है और साथ ही साथ लगभग 35,000 करोड़ के लिए एज ए डेट के रूप में 35,000 करोड़ पे इनका बात चल रहा है कुछ बैंक्स से। तो मेरे हिसाब से जो आउटलुक है, यस इट्स अ वेरी रिस्की बैट, लेकिन अगर इनको फंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरीके से मैनेजमेंट मैनेज कर लेता है, तो ये जो अभी पे आपको रेट 8 रुपये पे दिख रहा है, 7 रुपये 60 पैसे पे देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इतना नीचे आपको आइडिया देखने को मिलेगा। यस, हो सकता है मैनेजमेंट इतने पैसे रेज करने में फेल हो जाए या फिर ये जो पैसे आ रहे हैं उनसे फिर इफेक्टिवली तरीके से हम यूज़ ना कर पाएँ, तो फिर से अगेन हो सकता है जो आप पैसे लगा रहे हो वो जीरो भी हो जाए। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का एपेटाइट है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप वोडाफोन में ट्रेड बनाने के बारे में सोचना। अदरवाइज मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा आप इस स्टॉक से दूर रहो। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देख के आपको वोडाफोन पे एक डीप एनालिसिस समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।